Hello students, we have completed the topic of equations, linear, quadratic, all equations, even cubic equations भी हमने खत्म कर दिए हैं। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है, जिसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आपके पास सपोज एक ही इक्वेशन है तो बात अलग है, लेकिन एक से ज्यादा इक्वेशन है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ऐसे कॉमन रूट क्या है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे? जैसे कि एक इक्वेशन है 2x + 3y = 9 एंड 4x + 15y = 18। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो x और y की वैल्यू, क्योंकि दो अननोन है यहां पर वेरिएबल x एंड y, तो दो अननोन के लिए हमें दो इक्वेशन होने चाहिए और इनका कॉमन पॉइंट जो है सॉल्यूशन का वो मिल सकता है। सपोज हमारे पास तीन अननोन है x y z, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशंस होने चाहिए, या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है उसमें 3 इक्वेशन होने चाहिए। अच्छा, 4 अननोन है तो 4 इक्वेशन होने चाहिए। जब मैं इसको सॉल्व करूं तो जैसे कि इसको मुझे सॉल्व करना है तो हमारे पास अलग अलग मेथड है, कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन या मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है, या क्रैमर का मेथड, कई सारे अलग अलग मेथड्स अवेलेबल है जिससे हम ये सॉल्व करते हैं। लेकिन एक पॉइंट है कि जैसे जैसे अननोन्स या वेरिएबल्स के नंबर्स बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे ही नंबर ऑफ इक्वेशंस भी बढ़ते जाएंगे। जैसे 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन से काम चल सकता है, और 2 इक्वेशन में सीधा भी सॉल्व कर दूं तो ज़्यादा इक्वेशन सॉल्व नहीं करने, 2 ही सॉल्व करने हैं। 3 हो तो पहले तो आपको कोएफिशिएंट को रिमूव करना पड़ेगा, तो एक वेरिएबल को रिमूव करने के लिए बाकी के कोएफिशिएंट के साथ फिर दूसरे इटरेशन में दूसरी बार, तीसरी बार, 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा। 4 या 5 हो तो बहुत बड़ा, मतलब ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको कई सारे स्टेप रिपीटेडली फिर से करने पड़ते हैं। सब्स्टिट्यूट करो, फिर एक वैल्यू मिले, फिर दूसरी वैल्यू मिले, दोनों वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में डालो तो तीसरी वैल्यू मिले, 4 हो तो वो काम 4 बार करना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी डिफिकल्ट बनता जाएगा जैसे ही नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन्स बढ़ते जाएंगे। तो इसको, ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ और ऐसी नई टेक्निक डिजाइन करनी चाहिए जो इक्वेशंस के सभी कोएफिशिएंट का यूज करके ऐसा एक प्रोसीजर बनाता है जिससे ये आंसर्स आपको इजीली मिल जाए, मतलब अननोन की वैल्यूज या रूट्स आपको इजीली मिल जाए। तो उसके लिए एक नया मेथड, नया एक मैथमेटिकल ट्रिक जो है वो बना, और वो मैथमेटिकल ट्रिक बनने के बाद कई सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन को तो छोड़ो, इसका यूज बाकी भी बहुत जगह पर हुआ। फिर बिजनेस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, हर जगह पर, मैथमेटिक्स, हर जगह पर इसका यूज बढ़ता गया, और वो टेक्निक का नाम है मैट्राइसिस। मैट्राइसिस प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर में बोलो तो हम उसको बोलेंगे मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स मेथड या मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करके कई सारे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस आप इजीली सॉल्व कर पाते हो। और सबसे पहले ये काम किया ऑलमोस्ट 1858 में सर आर्थर कैले ने। He introduced entire matrix technique, और उसके बाद वैसे ये बहुत पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन 1925 में आइजनबर्ग ने अपना फेमस प्रिंसिपल, क्वांटम प्रिंसिपल, वो फिजिक्स था, तो क्वांटम प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए ये मैट्रिक्स टेक्निक का यूज किया, और उसके बाद सबको पता चला कि ये कितना यूजफुल है, और फिर वो इतना पॉपुलर हो कि आज की डेट में हर एरिया में इसका यूज हम करते हैं। कई सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का यूज होता है, और इकोनॉमिक्स में, बिजनेस मैनेजमेंट में,
स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करने में, पॉलिसी स्ट्रक्चराइज करने में, ठीक है, और आप बोलो तो स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स में जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का या मैट्राइसिस का यूज़ होता है। तो सर ये मैट्रिक्स मैट्राइसिस जो है वो है क्या, ठीक है, ये इक्वेशन उसमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे इक्वेशन मैट्रिक्स टेक्निक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो सब पढ़ने के लिए, वो सीखने के लिए, वो समझने के लिए आपको स्पेसिफिकली मैट्रिक्स एक अलग से चैप्टर के तौर पे पढ़ना पड़ेगा, जिसमें ये सभी इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट है उनका यूज़ करेंगे, और वो कोएफिशिएंट का यूज़ करने के बाद उसको स्पेशल टेक्निक अप्लाई करने के बाद आप इसके आंसर्स निकाल सकते हो, ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, ये मैट्रिक्स है क्या, उसके क्या क्या रूल्स है, ठीक है, वो सब हमको पढ़ने हैं, जो आज हम ये लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये पॉइंट है कि सर ये मैट्रिक्स है क्या। पहले मैं आपको बता दूं कि मैट्राइसिस मतलब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स होंगे तो उसको मैट्राइसिस बोलेंगे, ये प्लूरल है, और सिर्फ एक है तो उसको मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स इज व्हाट, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट बोलो या उसको आप एरे भी बोल सकते हो, एरे ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। आप नंबर को रोज और कॉलम्स में अरेंज करते हो, हैविंग इट्स ओन मैथमेटिकल रूल्स। ये एक इस तरीके का फॉर्मेट है कि जिसके खुद के अपने एक रूल्स है। नंबर्स को आप रोज और कॉलम्स में अरेंज करो, और ऐसे अरेंजमेंट को या ऐसे एरे को आप मैट्रिक्स बोलते हो। जैसे कि मैं ऐसा बोलूं कि कुछ नंबर्स में लिख रहा हूं 3 2 7 1 5 3, तो ये नंबर मैंने 6 नंबर को ऐसे मैंने ये 2 रो और 3 कॉलम में, आपको मालूम है कि रोज आर हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम्स आर वर्टिकल, तो मैंने ये नंबर्स को 2 रो और 3 कॉलम में अरेंज करके रखा है, और उसको मैं ऐसे ब्रैकेट कर दूं, ठीक है, तो ये बन जाता है मैट्रिक्स। सपोज मैं इसको नाम भी दे दूं तो ये होता है मैट्रिक्स ए। ऐसा भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स बी। सर ऐसा ही ब्रैकेट होगा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, आप इस तरीके का ब्रैकेट भी कर सकते हो, 2 5 3 -1, जिसको मैंने 2 रो और 2 कॉलम का एक अरेंजमेंट है। तो मैट्रिक्स का जो नाम है, उसका जो मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं, उसको डिनोट करेंगे ऐसे कैपिटल लेटर ABCDEFGHIJ, कैपिटल लेटर्स में ABCDEFGHIJ, जो ये अलग अलग कैपिटल लेटर्स से आप मैट्रिक्स को डिनोट करते हो। लेकिन मैट्रिक्स के ये जो एलिमेंट्स है, जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर जिसको आपने अरेंज किया हुआ है, जिसका एरे बनाया हुआ है, ठीक है, वो हो सकता है कि अननोन नंबर्स भी हो सकते हैं, तो वहां आप उसको ABC ऐसा भी मैट्रिक्स हो सकता है ABCDEF, तो ये भी एक मैट्रिक्स है। लेकिन कैपिटल लेटर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स या नंबर की जगह पर आप कैपिटल लेटर नहीं लिख सकते, वहां आपको स्मॉल लेटर लिखने पड़ते हैं। और पूरे मैट्रिक्स का नाम देना है तो उसको आप कैपिटल लेटर से लिख सकते हो। मैट्रिक्स की साइज का मतलब क्या है, साइज ऑफ मैट्रिक्स, साइज ऑफ मैट्रिक्स, या आप उसको बोलो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। साइज बोलो या ऑर्डर बोलो, एक ही चीज है। तो कितनी रोज और कितनी कॉलम्स है, जैसे कि ये मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें 3 रो और 2 कॉलम है, तो मैट्रिक्स ए, जैसे यह भी 2 रो और 3 कॉलम है, तो ये
2/3 उसका साइज हुआ। साइज ऑफ मैट्रिक्स इज 2/3। बी के लिए बोले तो साइज ऑफ मैट्रिक्स इज 2/2 क्योंकि 2 रो और 2 कॉलम है। सो मैट्रिक्स की साइज हमेशा लिखी जाती है m/n इस तरीके से, जिसमें m जो है वो नंबर ऑफ रोज है और n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है। पहले हमेशा रो लिखते हैं, बाद में कॉलम लिखते हैं। तो रो कितनी है यहाँ 2 है और कॉलम कितनी है 3 है, तो मैट्रिक्स हम लिखेंगे 2/3। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या है? इट इज जस्ट एन अरेंजमेंट और यू कैन से एरे ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर्स में और मैट्रिक्स के एलिमेंट जो है जिसको आपने अरेंज किया हुआ है वो नंबर्स होते हैं, या तो फिर वो अननोन होंगे तो स्मॉल लेटर के अल्फाबेट्स लिखेंगे। साइज ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय m/n। उसमें m जो है वो ऑलवेज रो नंबर ऑफ रोज होगा और n विल डिनोट नंबर ऑफ कॉलम्स। तो साइज ऑफ मैट्रिक्स या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 2/3 या 2/2 या 3/2 जो भी है, लेकिन पहले नंबर ऑफ रोज होगी और बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स होगी। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या है उसका बैकग्राउंड हो गया। अब मैं एक प्रॉपर एक मैट्रिक्स थियोरिटिकली स्ट्रक्चर कर रहा हूं, वो देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, समझो मैट्रिक्स of the order m/n is designed formally as। तो मैट्रिक्स के एलिमेंट, सपोज मैट्रिक्स का मैं नाम दूं मैट्रिक्स ए इज फर्स्ट एलिमेंट जो है, एलिमेंट को हम एड्रेस, मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो हमेशा aij ये होगा। i जो है वो कौन सा पोजीशन है? ij आपका एड्रेस है। i और j क्या है? एड्रेस है। एलिमेंट का एड्रेस, हाँ एड्रेस। देखो जब रो और कॉलम की बात है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम तो मैं उसको बोलूंगा a11। तो 1 मतलब ये ऐसा एलिमेंट है जिसकी पोजीशन, जिसका एड्रेस है कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। सपोज वही रो में सेकंड कॉलम वाला जो एलिमेंट है उसको हम बोलेंगे a12, a13, a14। ऐसे कितने मेरे पास कॉलम्स है? आपको बोला है कि m रोज है और n कॉलम्स है, तो ऐसे में n कॉलम तक मैं ये डिजाइन कर सकता हूं। सपोज दूसरी कॉलम को मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा a21, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये एड्रेस है। ij जो है, ij वो एड्रेस मतलब उसका पोजीशन एग्जैक्ट कौन सा है वो बताएगा। जैसे कि 21 यहां लिखूं तो क्या होगा a22, a23, a24। ऐसे कितने एलिमेंट्स में लिख सकता हूं सेकेंड रो में? सेकेंड रो में a2n एलिमेंट्स होंगे। सपोज थर्ड रो होगी तो क्या होगा a31, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, a32, a33, a34 अप टू a3n। अच्छा, ऐसे में कहां तक जा सकता हूं? मैंने कितनी रो बनानी है? m रो और कितने कॉलम? n कॉलम। तो m रो मतलब यहां मैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सपोज मैं ले रहा हूं mth रो, तो ये होगा am1, मतलब mth रो एंड फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट। यहां भी आगे बढ़ेंगे तो आगे जाके ये हो जाएगा am2। इसके भी आगे ले जाऊं तो am3। ऐसे ही नेक्स्ट एलिमेंट होगा am4। कहां तक जाएगा ये? तो आप बोलोगे
mn आपका एलिमेंट होगा। मतलब mth रो और nth कॉलम वाला ये एड्रेस जो है वो एलिमेंट है amn। और सपोज इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख दूं तो ये पूरा जो अरेंजमेंट है उसको हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स A ऑफ द ऑर्डर व्हाट m/n। मतलब मैट्रिक्स A का साइज ऐसे इधर मैं लिख दूं ब्रैकेट के नीचे ऐसे m/n, तो वो उसकी साइज हो जाती है। तो मैट्रिक्स A इस तरीके से मैं डिनोट करूंगा, उसका हर एक एलिमेंट, उसका एड्रेस Aij, I स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रो, J स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, Ij पर से आप हर एलिमेंट का पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हो। देखो इस तरीके से जब मैंने मैट्रिक्स डिजाइन किया तो ये जो है ना A11, A22, A33 ऐसा आगे बढ़ता जाएगा। ये जो है ये पूरा ये परफेक्ट एक डायगोनल है, और ये डायगोनल पर जो भी एलिमेंट्स आते हैं मतलब A11, A22, A33, A44, A55, ये जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट को बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। ये जो लाइन है वो डायगोनल है, वो प्रिंसिपल डायगोनल है, और प्रिंसिपल डायगोनल पर आने वाले एलिमेंट को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो सर सिर्फ एक यही डायगोनल इसी को बोलेंगे? हाँ, दूसरा भी एक डायगोनल है सर, ये रहा। तो ये प्रिंसिपल नहीं है, इसको हम बोलते हैं माइनर डायगोनल। और जो एलिमेंट माइनर डायगोनल पर है उसको बोलेंगे माइनर डायगोनल एलिमेंट्स। तो मैट्रिक्स क्या है, उसका यूज कब से शुरू हुआ, किसने शुरुआत की, वो तो हमने देख लिया। अब उसके फॉर्मेशन के लिए मतलब मैट्रिक्स को बकायदा हमको प्रॉपरली स्टडी करना है। तो मैट्रिक्स मीन्स इट इज जस्ट एन एरे और अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स हैविंग इट्स ओन मैथमेटिकल रूल्स। ठीक है, उसके ऑपरेशनल रूल्स खुद के अलग है। मैट्रिक्स ऑफ द particular size is denoted by m/n, मतलब number of rows will be denoted by m and number of columns will be denoted by n। मैट्रिक्स का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, और मैट्रिक्स के एलिमेंट जो है वो नंबर्स होते हैं, और नंबर ना और अननोन हो तो वो स्मॉल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। एलिमेंट का एड्रेस आपको लेना है तो Ij से पता चलेगा। एलिमेंट Aij लिखेंगे, I स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रो, कौन सी रो, और J स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कॉलम, तो कौन सी कॉलम पर ये एलिमेंट है, तो उससे आपको उसकी पोजीशन फिक्स होगी। सपोज हम m/n साइज का एक मैट्रिक्स A डिजाइन करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उस हिसाब से फर्स्ट रो nth कॉलम तक जाएंगे। ऐसा ही दूसरी रो के लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का, मतलब हर पोजीशन का अलग अलग एलिमेंट है। ऐसे mth रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, mth रो के सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, उस हिसाब से amn। तो ये पूरा मैट्रिक्स बन गया m/n साइज का, जिसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, m है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, n है। ठीक है, उसमें ये जो A11, A12 मतलब ऐसा डायगोनल जो बन रहा है पूरे मैट्रिक्स में, तो इस तरीके का जो डायगोनल है, ठीक है, कौन सा, जैसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से शुरू करके आप आ रहे हो तो वो डायगोनल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, एंड एलिमेंट्स लाइंग अपॉन प्रिंसिपल डायगोनल आर कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो दूसरा जो डायगोनल है वो ये प्रिंसिपल डायगोनल है, तो ये माइनर डायगोनल है, और माइनर डायगोनल पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको बोलेंगे माइनर डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, m/n, इट इज डिनोटेड बाय AM/n, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही साइज को।
अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो आप बोलोगे m इंटू n, मतलब 5 रोज और 6 कॉलम्स है तो 30 एलिमेंट्स होंगे ये मैट्रिक्स में। ओके, तो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, उसकी साइज को कैसे डिनोट किया जाता है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर्टिकुलर मैट्रिक्स में कितने होंगे वो हमने देख लिया। अब एक छोटा सा पॉइंट मैं बोल दूं तो मीनिंग वाला पॉइंट यहाँ पर हम खत्म करेंगे, बाद में हम टाइप्स पे जाएंगे कि कोई ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। हाँ, हो सकता है। जैसे कि मैं ऐसा बोल दूं कि मैट्रिक्स बी में 1, 3 एंड 5 बस एक रो ही है, कॉलम 3 है लेकिन रो एक ही है। सर ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई मैट्रिक्स के जिसकी कॉलम 3 है लेकिन रो 3 है लेकिन कॉलम एक ही है। हाँ, तो एक रो या एक कॉलम वाले जो मैट्रिक्स है उसको बोलते हैं वेक्टर, उसको बोलते हैं वेक्टर। एक ही रो है तो ये रो वेक्टर बोलेंगे, एक ही कॉलम है तो कॉलम वेक्टर बोलेंगे। तो मैट्रिक्स और वेक्टर, मतलब वेक्टर वर्ड से कोई कंफ्यूजन में आ जाए कि वेक्टर तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। वेक्टर मींस ऐसा मैट्रिक्स जिसकी या तो एक ही रो है या तो एक ही कॉलम है। तो सिंगल रो या सिंगल कॉलम वाले मैट्रिक्स को वेक्टर बोलते हैं। तो कभी कभी ये वेक्टर वर्ड आ जाए तो कंफ्यूजन में मत आना, सिंगल रो या सिंगल कॉलम वाले मैट्रिक्स को वेक्टर बोलते हैं, और सिर्फ रो वाला वेक्टर है तो रो वेक्टर, और कॉलम सिंगल कॉलम है तो उसको कॉलम वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड डिस्कशन जो था कहाँ से शुरू हुआ और उसका मीनिंग और डेफिनेशन क्या है वो हमने पढ़ा। इसके बाद हम अभी पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, लेकिन उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वो कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना डिस्कशन खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।